घर्षण के बारे में आप सभी जो है पढ़ चुके हैं, क्या होता है घर्षण, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा डीपली अध्ययन करेंगे, अब 11वीं में आ गए हैं तो, ठीक है ना। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। ये कोई पेन है, ठीक है, इस पर ये दूसरा पिंड है, ये पहला पिंड है, इस पर फिसलने का प्रयास किया, ठीक है, या फिसलता है तो इन दोनों संपर्क तलों के मध्य क्या काम करेगा, एक बल कार्य करता है, विरोधी बल, ठीक है ना, जो पिंडों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। इस विरोधी बल को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। साधारण अनुभव की बात है, यदि कोई तल है उस पर बॉल को लुढ़का दिए तो क्या होगा, कुछ दूरी जाने के बाद वो रुक जाता है। तो क्यों रुकता है, क्योंकि ये जो ज़मीन है इस और ये बॉल का तल, ये दोनों के बीच संपर्क तल में क्या बल कार्य करता है, घर्षण बल, ठीक है। बॉल लुढ़कते रहेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा तो घर्षण बल जो है गति विरोधी बल है। गति में विरोध कर दिया ना, धूल लुढ़क रहा था तो उसकी गति में विरोध कर दिया, रोक दिया, तो गति विरोधी बल है, ये विरोधी बल, गति विरोधी बल, ठीक है ना। इसकी दिशा क्या होगी, मान लो इस दिशा में लुढ़क रहा है कोई बॉल तो वो घर्षण बल किस दिशा में कार्य करेगा, विपरीत दिशा में, ठीक है ना। घर्षण के प्रकार देख लेते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है फिर भी पहला पिंड विरामावस्था में ही रहता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा क्या है, चट्टान है, अब उसको हम लुढ़काना चाहते हैं तो हम प्रयास तो कर रहे हैं कि फिसले, परंतु फिसलेगा क्या, नहीं, वो विरामावस्था में ही बना रहेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण होगा उसे क्या कहेंगे, स्थैतिक घर्षण कहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जब एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाता है और पहला पिंड ठीक चलने को तैयार रहता है ना, चलता नहीं है, तैयार हो गया एकदम, तो इस स्थिति को सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। सीमांत संतुलन की स्थिति में कार्य करने वाले घर्षण को सीमांत घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है सीमांत घर्षण, तो ये एक पिंड है, ये दूसरा पिंड है, तो मैंने क्या किया, इस पहले पिंड को इस पर चलाने का प्रयास किया तो ऐसे ही तो नहीं चलेगा, तो इस प्रकार से मैं ऊपर उठा रही हूँ, ठीक है। और एक देखो अभी भी ये स्थिर अवस्था में, एक स्थिति आया जब वो चलने ही लग गया, ठीक है ना। पुनः देखते हैं तो ये देखो मैं ऊपर उठा रही हूँ, अभी भी नहीं चल रहे हैं। एक स्थिति आएगा जब वो चलने को तैयार हो जाएगा, परंतु हमको चलाना नहीं है ना, स्थिर ही रखना है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो जस्ट चलने ही वाला रहेगा और उस स्थिति में जो घर्षण रहेगा इन दोनों के मध्य, या संतुलन की स्थिति में है, अभी थोड़ा सा और ऊपर उठाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, ठीक है ना। इस स्थिति में देखो थोड़ा सा और ऊपर कि वो उठ जाएगा, तो संतुलन में रहना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए, जस्ट फिसलने वाला हो। तो उस स्थिति में जो ये अवस्था है उसको कहेंगे सीमांत संतुलन की अवस्था, और इन दोनों तलों के मध्य जो घर्षण है उसको क्या कहेंगे, सीमांत घर्षण। सबसे अधिकतम घर्षण की अवस्था में है ये, ठीक है ना। उससे ज़्यादा क्या होगा, यदि ज़्यादा ऊपर उठा दूंगी तो फिसल गया, तो भाई चलने लग गया, तो घर्षण कम है तभी तो चलने लग गया। घर्षण अधिक था तब तक वो स्थिर था, घर्षण का मान कम हो गया मतलब फिसल गया, ठीक है। तो सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर चलता है और दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। गतिक मतलब हमारा वस्तु गति करना चाहिए, इस प्रकार से फिसलना चाहिए, ठीक है। तो ये गतिक घर्षण हो गया। हमेशा ध्यान रखेंगे जो गतिक घर्षण का मान है सीमांत घर्षण के मान से कम होता है, ठीक है। घर्षण मतलब विरोध करना चाहिए गति का, ठीक है। सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर रहा है, सीमांत घर्षण कर रहा है।
गतिक घर्षण में पिंड फिसल रहा है भाई, विरोध नहीं कर रहा है, तो उसका मान कम होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखते हैं घर्षण के नियम। ठीक है ना, क्या क्या नियम होते हैं घर्षण के। तो जब एक गुटका, ठीक है ना, ये गुटका है ए, क्षैतिज तल बी पर रखकर, कोई क्षैतिज तल है बी, उस पर रखकर बल एफ लगाकर चलाने का प्रयास करते हैं, तो दोनों संपर्क तलों के मध्य घर्षण बल एफ एस से दर्शाते हैं। इस दिशा में कार्य करेगा एफ एस, कार्य करता है। इसके अतिरिक्त गुटका क्षैतिज तल पर अपने भार के कारण डब्ल्यू बल भी आरोपित करता है। इस गुटके का कुछ ना कुछ भार होगा, वो डब्ल्यू ले लेते हैं, नीचे की ओर बल लगाएगा, तो ये क्षैतिज भी ऊपर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल ऊपर की ओर लगेगा, उसी को कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। इसे कैपिटल आर से निरूपित करते हैं। ठीक है, क्या क्या काम किया क्या नहीं किया पुनः देखते हैं। एक गुटका है जो क्षैतिज तल बी में रखा हुआ है। ठीक है, इस गुटके, इस पर बल कितना लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, तो घर्षण बल कितना लग रहा है, एफ एस से दर्शा दिए। ठीक है, और गुटके का अपना स्वयं का भार है डब्ल्यू। ठीक है, वो नीचे की ओर बल आरोपित करेगा। ठीक है, भार के कारण नीचे की ओर बल आरोपित करेगा, तो प्रतिक्रिया बल कैपिटल आर ऊपर की ओर लगेगी। ठीक है ना, और उसको किससे दर्शाते हैं, आर से, और उसे ही क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया। लंबवत ऊपर की ओर लगेगी, हमेशा ध्यान देंगे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया। तो पहले सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण के नियम लेते हैं। घर्षण सदैव गति का विरोध करता है, ये तो पता है भाई। बॉल लुढ़कते रहता है, उसको रोक देता है, तो गति का विरोध कर रहा है। उसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है। उबड़ खाबड़ है कि एकदम चिकना सतह है, तो उसकी प्रकृति पर निर्भर कर रही है। ठीक है, सीमांत घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता, उसका कितने क्षेत्रफल में हो रहा है। ठीक है ना, अभिलंब प्रतिक्रिया नियत हो तो, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया यदि नियत है तो उस पर निर्भर नहीं करता। सीमांत घर्षण एफ एस का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, जितना सीमांत घर्षण का मान बढ़ाते जाएंगे उतना ही अभिलंब प्रतिक्रिया का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, तो एफ एस अनुक्रमानुपाती आर हो गया, एफ एस बराबर म्यू एस इंटू आर। ठीक है, अनुक्रमानुपाती हटाए तो एक नियतांक लग गया। ठीक है, इस म्यू एस को कहते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक। गुणांक मतलब क्या समझते हैं कि घर्षण की मात्रा कितनी होगी। ठीक है ना, गुणांक मतलब क्या समझते हैं, घर्षण गुणांक है तो घर्षण की मात्रा को बताएगा वो। तो म्यू एस बराबर, म्यू एस का मान निकालो, एफ एस डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। ठीक है, सीमांत घर्षण एफ एस सीमांत घर्षण है और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये तो स्थैतिक और सीमांत घर्षण का नियम हो गया। ऐसा ही गतिक घर्षण के लिए भी है। घर्षण सदैव दिशा के विपरीत कार्य करता है, संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है ना, गतिक घर्षण संपर्क तलों के क्षेत्रफल या आकृति पर निर्भर नहीं करता। गतिक घर्षण एफ के, काइनेटिक का के, ठीक है ना, इसलिए एफ के से दर्शाए हैं, का मान अभिलंब प्रतिक्रिया आर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसमें भी एज इट इज जैसे सीमांत है वैसे इसके लिए। ठीक है, यहाँ जो है हम जानते हैं सीमांत घर्षण सबसे अधिक होता है काइनेटिक गतिक घर्षण से, तो म्यू एस का मान गतिक स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान भी ज़्यादा होगा, किससे, गतिक घर्षण गुणांक के मान से। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है स्थैतिक घर्षण गुणांक म्यू एस का मान गतिक घर्षण गुणांक से अधिक होता है। भाई स्थित है हमारा वस्तु जो है, घर्षण सीमांत घर्षण का मान हम जानते हैं अधिक होता है, इसलिए जो है उसका स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान भी अधिक होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं घर्षण कोण। ठीक है ना, नियम देख लिए हम घर्षण के नियम क्या होते हैं। अब देखते हैं घर्षण कोण क्या होता है।
तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया के परिणामी, ठीक है, इन दोनों का परिणामी अभिलंब प्रतिक्रिया से जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं इसको, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। घर्षण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तो यहाँ पर है मेरे पास सीमांत घर्षण Fs इस दिशा में, ठीक है, और अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की ओर, ठीक है, भार नीचे की ओर कार्य करता है और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, और वो भी कैसे? लंबवत, ठीक है ना। इन दोनों का परिणामी इस दिशा में होगा, हम लोग पढ़े हैं। यदि वेक्टर A इस दिशा में है, वेक्टर B इस दिशा में है, तो इन दोनों का परिणामी कुछ इस प्रकार से रहता है, वेक्टर R, ठीक है। तो Fs इस दिशा में है और अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की दिशा में है, तो इसका परिणामी इस दिशा में होगा, ठीक है। तो इन दोनों का परिणामी किसका किसका? सीमांत घर्षण और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी जो है, अभिलंब प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है, किससे? अभिलंब प्रतिक्रिया से जितना कोण बनाता है उसे कहते हैं घर्षण कोण। डायग्राम से अच्छे से समझ में आ गया। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो माना कि एक आयताकार गुटका है जो क्षैतिज तल B में रखा हुआ है, इस पर इस दिशा में बल लगा रहे हैं, कैपिटल F, तो घर्षण बल विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। इस गुटके का भार है W, वो नीचे की ओर कार्य करेगा और अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर कार्य करेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया और सीमांत घर्षण का परिणामी इस प्रकार से है, और वो अभिलंब प्रतिक्रिया से लैम्डा कोण बनाते हुए, तो घर्षण कोण क्या आएगा? AOC। तो यहाँ से घर्षण कोण का मान निकाल लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पर कितने बल कार्य करेंगे, ठीक है। क्षैतिज तल पर एक गुटका रखा हुआ है, गुटके पर क्षैतिज तल के समांतर एक बल वेक्टर F लगाया जाता है, जिससे गुटका ठीक फिसलने की स्थिति में, ठीक फिसलने की, सिर्फ फिसला नहीं है ना, तो सीमांत बोल सकते हैं, सीमांत संतुलन की स्थिति में है। इस स्थिति में गुटके पर 4 बल कार्य करते हैं। पहला, गुटके का भार W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तल के लंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, बाह्य क्षैतिज बल F, ठीक है, बल F भी कार्य कर रहा है। सीमांत घर्षण बल Fs बाह्य बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तब घर्षण कोण AOC बराबर लैम्डा। अब tan थीटा का सूत्र लगाते हैं, तो tan लैम्डा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब है AC, आधार क्या होगा? OA, AC बटे OA। AC जितना है उतना ही क्या है जी? BO है, और BO क्या है? FS है ना। ये देखिए B से O तक का मान क्या है? FS है, तो FS लिख दिए, BO बटे OA लिख दिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, AC को बराबर किसके लिख सकते हैं? OB के, तो OB लिख दिए। तो FS डिवाइडेड बाई OA का मान क्या है? R है, ठीक है, और FS अपॉन R, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हम घर्षण के नियम में पढ़े हैं, स्थैतिक घर्षण गुणांक μS कहते हैं, तो इसकी जगह μS लिख दिए। तो tan लैम्डा बराबर कितना आ गया? μS, ठीक है, इसका मान यहाँ रख दिए। अतः स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण की स्पर्श ज्या, tan को स्पर्श ज्या बोलते हैं ना, टेंजेंट को क्या कहते हैं? स्पर्श ज्या। तो घर्षण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है कौन? स्थैतिक घर्षण गुणांक, ठीक है। ये हो गया घर्षण कोण, बहुत ही आसान है। विराम कोण देखते हैं अब, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो जब कोई पिंड नत समतल पर सीमांत संतुलन की स्थिति में होता है, तो नत समतल का क्षैतिज से झुकाव विराम कोण कहलाता है, ठीक है ना। कोई इस प्रकार से रखा हुआ है क्षैतिज तल, समतल से थीटा कोण झुकाव पर, ठीक है ना। एक और यहाँ पर क्षैतिज तल है जो क्षैतिज से कितना झुकाव पर है? इस प्रकार से कोई वस्तु जो है, देखो ये क्षैतिज तल हो गया, मैंने एक वस्तु इससे ऐसे ऊपर उठा कर रख दी, ठीक है, ऐसे रख दिया है मैंने, ठीक है। तो ये जो झुकाव है उसी को कहते हैं हम विराम कोण। क्या कहते हैं? विराम कोण।
ठीक है। तो इसके ऊपर एक गुटका ले लेते हैं जिसका द्रव्यमान m है। क्या है? स्मॉल m है, जो नत समतल में रखा हुआ है। ठीक है, माना कि m द्रव्यमान का एक पिंड नत समतल ए बी में सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है। नत समतल का क्षैतिज से झुकाव थीटा है। तब इस स्थिति में पिंड पर निम्न बल कार्य करेंगे। अब इस पिंड पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे ये तो हमको पता है कि पिंड का भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा। भार हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है। ये जो है वस्तु है ये इस प्रकार से नीचे की ओर कार्य करेगा उसका भार। तो भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो mg हो गया। ठीक है ना। और कौन कौन से? अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो हम जानते हैं प्रतिक्रिया बल कैसे कार्य करता है, सदैव तल के लंबवत, तो इस प्रकार से लंबवत कार्य करेगा। ठीक है। सीमांत घर्षण Fs नत समतल Fs के अनुदिश ऊपर की ओर। ठीक है, ये इधर फिसलना चाह रहा है तो घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा कि नहीं। ठीक है, अभी इसमें कोई बल नहीं लगा रहे हैं ना बाहर से, ये सीमांत संतुलन की स्थिति में रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए ये mg जो है परिणामी है, तो इसके घटक कर सकते हैं हम। देखिए वेक्टर a इस प्रकार से रहता है तो इसको घटक में बांटते हैं कि नहीं। थीटा की ओर a cos थीटा और थीटा के लंबवत a sin थीटा, ऐसा ही करते हैं। तो ये जो है परिणामी है तो इसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित कीजिए। तो थीटा की ओर mg cos थीटा और थीटा के विपरीत ओर mg sin थीटा होगा। इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब संतुलन की स्थिति में है भाई, तो कौन किसको संतुलित कर रहा है इस चित्र को देखने से समझ में आ रहा है। ये R को, अभिलंब प्रतिक्रिया को कौन संतुलित कर रहा है, mg cos थीटा संतुलित कर रहा है। ठीक है, घर्षण Fs को कौन संतुलित कर रहा है, mg sin थीटा, तो ये दोनों बराबर हो गए। समीकरण 2/1 करने पर 2 से डिवाइड करेंगे तो Fs अपॉन R इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाई mg cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो Fs डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू टेन थीटा, mg घटा साइन थीटा बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। अब हम जानते हैं इसका मान क्या होता है, म्यू एस। Fs अपॉन R का मान म्यू एस होता है, घर्षण के नियम में पढ़े हैं। तो हमारे पास आ गया म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, Fs अपॉन R की जगह क्या रखें, म्यू एस बराबर टेन थीटा। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक विराम कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। ये कौन सा कोण है, विराम कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। अब भी हम लोगों ने पढ़ा कि म्यू एस बराबर होता है टेन लैम्डा के, तो हम म्यू एस की जगह क्या रख देंगे, टेन लैम्डा। 10 से 10 कटा तो लैम्डा बराबर आ गया थीटा। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि घर्षण कोण और विराम कोण दोनों क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ठीक है, घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है कैलकुलेशन, थोड़ा सा समझना है हमको। ठीक है, ये लिख के आता है कभी कभी क्वेश्चन की, सिद्ध कीजिए कि घर्षण कोण विराम कोण के बराबर होता है। तो आपको प्रश्न में समझना है कि क्या सॉल्व करना है। ठीक है ना। सर्पी बेलन घर्षण, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। तो पहला है सर्पी घर्षण। तो जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर फिसलता है तो उसके संपर्क तलों के मध्य घर्षण को क्या कहते हैं, सर्पी घर्षण। सर्पी मतलब सर्प। ठीक है ना। तो फिसले जब, ठीक है, जैसे ये पेन इस तल के ऊपर फिसल रहा है तो क्या कौन सा है, सर्पी घर्षण। तो अब यदि ये पेन लुढ़केगा इसके ऊपर तब क्या होगा, जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर लुढ़कता है, ठीक है, या घुमाया जाता है, तो जो घर्षण होगा उसको बेलन घर्षण कहते हैं। जब एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर घुमाया जाता है या घूमने का प्रयास करता है तो दोनों संपर्क तलों के मध्य कार्य करने को बेलन घर्षण कहते हैं। जैसे साइकिल का पहिया और पृथ्वी के बीच घर्षण। ठीक है, अंतर आप लोग पढ़ सकते हैं। अब घर्षण से लाभ एवं हानि सभी जानते हैं क्या क्या होता है। तो घर्षण के कारण मशीन के कल पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों की दक्षता कम हो जाती है, ऊर्जा का बहुत सारा भाग ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है। ठीक है ना।
और घर्षण के लाभ क्या है, बहुत सारे लाभ है भाई इसके, ठीक है। जब हम चबा पाते हैं वो घर्षण के कारण है, ठीक है। और आग उत्पन्न कर पाना, ठीक है। माचिस जलाते हैं तो कैसे जलता है भाई, जब घर्षण उत्पन्न होता है, या लाइटर से भी जलाते होगे तो घर्षण होता है तभी आग जलता है, ठीक है। दीवार पर कील ठोक पाते हैं, भोजन को चबा पाते हैं, चल पाते हैं हम घर्षण के कारण, ठीक है ना, नहीं तो फिसल के गिर जाएंगे। ब्रेक लगा पाते हैं और बहुत सारे उसके उपयोग लाभ हैं, ठीक है ना। घर्षण को कम कैसे किया जा सकता है, तो फ्रिक्शन को पॉलिश करके, दो संपर्क तलों को पॉलिश कर दो तो घर्षण कम हो गया। बॉल बियरिंग का उपयोग करके, ठीक है ना। ये आपको डायग्राम में दिखा देते हैं कि क्या होता है बॉल बियरिंग। साइकिल में लगा होता है भाई बॉल बियरिंग, ठीक है। स्नेहक का उपयोग, लिब्रिकेंट, ठीक है, ग्रीस वगैरह डालते हैं ना, तो उसका उपयोग करके, ठीक है। और बहुत सारे उपाय हैं जिसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है घर्षण के क्या है, कम करने के उपाय, ठीक है। और घर्षण को बढ़ाना है तब कैसे बढ़ाएंगे, चिकनी मिट्टी है, बहुत फिसल रहा है तो उस पर रेत डाल दो, रेत डालेंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। मशीनों के तलपट्टों में चिपचिपा तरल पदार्थ लगाते हैं, ठीक है। टायरों में एकदम चिकना बना देंगे तो क्या होगा, फिसल जाएंगे। खांचे बनाए जाते हैं, जूते के तलवे खुरदुरे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बढ़े और हम गिरे ना, ठीक है ना। तो ये सब जो है घर्षण के लाभ, हानि, बढ़ाना और घटाना, ठीक है।